हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, ये हम जीएस पॉइंटर पढ़ने वाले हैं और ये जीएस पॉइंटर है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। जीएस पॉइंटर में जो भी हमारी घटना चक्र रहती हैं, उन्हीं घटना चक्र के आए हुए प्रश्नों के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, या फिर जो संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है उसके, तो जो भी प्रश्न उसके रहते हैं तो उन्हीं का वन लाइनर में समेशन कर दिया जाता है। किसमें? ये जो पॉइंटर रहता है, ये रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ साथ में जो तथ्यात्मक जानकारी है वो बहुत ज़्यादा हम कलेक्ट कर सकते हैं इनके माध्यम से। तो देखिए, इसमें से जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो पूरा का पूरा हम ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। इसमें अपने चैप्टर रहेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा चैप्टर रहेगा पारिस्थितिकी, तीसरा है जैव विविधता, चौथा है हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, पांचवा रहेगा ओजोन परत क्षरण, छठवां है वन एवं वन्यजीव रहेगा, सातवां अभ्यारण्य रहेंगे और जैवमंडल रिजर्व जो क्षेत्र रहते हैं। इसके बाद आठवां अपना वैकल्पिक ऊर्जा, नौवां प्रदूषण और 10वां जल संरक्षण। इसके बाद में लास्ट जो अपना रहेगा वो विविध वाला चैप्टर इसमें रहेगा। तो चलिए हम देखिए शुरू करते हैं इसमें से। तो इसमें जो भी प्रश्न देखिए आए रहे हैं उन्हीं का संकलन है और बहुत ही उपयोगी है फ्रेंड्स। एग्जाम के पहले इसको बहुत ही अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, पहला इसमें एसडीजी इंडेक्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 2023 में भारत की रैंकिंग 112 रही है और कितने देशों में? 166 देशों में। 166 देशों में सर्वे किया गया, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग थी वो 112 थी। 2022 में यदि हम इसी की बात करें तो 121वां स्थान था भारत का, और अगर हम 2021 में बात करें तो इसने 120वां स्थान जो है वह हासिल किया था। अगला है देखिए, जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र बृहद जो है वो है इसमें जैवमंडल, क्योंकि जो जीवन है वो जल में भी पाया जाएगा, थल में भी पाया जाएगा, इसलिए जैवमंडल वाला क्षेत्र बड़ा होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की भारत सरकार ने स्थापना कब की थी? 2010 में की थी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? देखिए, पर्यावरण अगर हम साधारण से देखें तो पर्यावरण परि धन आवरण, दो चीजों से बना है ये। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। तो ये जो हमारे आसपास घेरे हुए हैं, तो क्या घेरे हुए हैं हमें? देखिए, जिसमें से भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जितनी भी ये आकृतियां हैं, ये सारी चीजें मिलके पर्यावरण बनाती हैं। तो वही ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दिए गई हैं। और इसके साथ साथ में जो भी सारी भौतिक और जैविक दशाएं हैं, सांस्कृतिक दशाएं हैं, ये सारी पर्यावरण में समाहित होती हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। वही जो हमने सिंपल सी परिभाषा देखी, परि धन आवरण। परि का मतलब चारों ओर और आवरण मतलब घेरे हुए। अब हमारे आवरण में जो भी है वो सारी चीजें पर्यावरण का एक क्या होगी? भाग होगी और वो पर्यावरण मिलके बनाएंगे। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो कौन सम्मिलित करता है ये? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार ये बात कही गई है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में, ये हमें याद रखना है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधित नहीं है। अब देखिए, इसमें प्रश्न कैसा बना था? जैसे कि प्रश्न बना था कि निम्न में से पर्यावरण की सुरक्षा से कौन सा पॉइंट है जो संबंधित नहीं है? जैसे उसमें से कह दिया गया कि पेड़ों को लगाना है या पेड़ों का नाश करना है, आग का लगना है, और उसी में एक पॉइंट दिया गया था ये गरीबी कम करना। तो ये पर्यावरण संरक्षण से डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसका इनडायरेक्ट है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अभी हमने ऊपर भी चर्चा की, 1986। अब देखिए, ये जो पॉइंटों का रिपीटेशन हो रहा है ये हमें ये बता रहा है कि ये पॉइंट या ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, वो चाहे यूपी में पूछा गया हो या फिर अदर स्टेट में पूछा गया हो। पर्यावरण बनता है तो किससे बनता है? देखिए, जैविक घटक, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटक से। मतलब जैविक और अजैविक दोनों घटक। जैविक मतलब जितने भी जीवन वाले हैं, चाहे कोई भी मनुष्य हो या जानवर हो,
पेड़ पौधे हों तो ये जैविक घटक हुए। अजैविक घटक पत्थर हो गया या जो भी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक सारे घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। तो देखिए क्या है कि कुछ जो संसाधन है, कारक जो है वो संसाधन के रूप में काम करते हैं और कुछ क्या करते हैं कि उनको नियंत्रण करने के रूप में काम करते हैं। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। धारणीय सस्टेनेबल विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि हम आज की ज़रूरतें जो हैं उनको पूरी करें और हम ये ना देखें कि अगली वाली पीढ़ी के लिए पूरे के पूरे खत्म हो जाए। तो अगली वाली पीढ़ी को भी हम ध्यान में रखेंगे और वर्तमान की ज़रूरतों को भी हम पूरा करेंगे। इसे ही धारणीय विकास कहेंगे। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हमने ऊपर देखा कि 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो एनजीटी का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए कथन और कारक यहाँ पर दिया गया है। तो कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारक है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। अब देखिए इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी जो आर है यानी कि कारण है वो व्याख्या भी कर रहा है। अभी हमने सतत विकास जो था ऊपर मैंने अभी चर्चा की थी कि सतत विकास मतलब कौन सा विकास? ऐसा जो कि आज की ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि भविष्य की पीढ़ी की नज़रअंदाजी कर दे रहा है कि भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उसके लिए कुछ भी ना बचे। तो इस हिसाब का विकास जो कि वर्तमान तो हम उसको उपयोग करें ही और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें या फिर उसको हम ध्यान में रखें, तो ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाएगा। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है धारणीय विकास कहलाता है। अब देखिए ये रिपीटेशन कितने बार हो रहा है फ्रेंड्स, तो हमने अगर एक बार ये जान लिया कि धारणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल विकास क्या है, तो हम बार बार उससे प्रश्न से जुड़े हुए जैसे भी प्रश्न पूछेगा तो उसको हम आंसर कर सकते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स। अब देखिए एक तो ग्लोबल वाला है जिसमें हमने देखा कि भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है, और एक हमारा नीति आयोग जारी करता है। तो नीति आयोग जो जारी करता है उसमें से 2020-21 के में जो जारी किया गया था इंडेक्स, उसमें कौन सा प्रदेश प्रथम में था? तो केरल प्रथम प्रदेश रहा था, मतलब कि केरल ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और विकास में बहुत अच्छा काम किया था। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था, मुख्य विषय क्या था? तो देखिए ये 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जो उसका मुद्दा था सतत विकास। यहाँ पर देखिए SDG यानी दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो दिए हैं इसका प्रकार क्या है, और यहाँ पर उसके सुमेलन में दिया गया है। अब देखिए क्या है कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, वो कितने हैं? 17 हैं फ्रेंड्स। तो 17 में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से हमारे 17 ये हमें पूरे करने हैं 2030 तक। तो यहाँ पर उन्हीं में से ये कह रहा है कि जो SDG 10 है, तो SDG 10 किससे संबंधित है? SDG 10 है वो है समानताओं में कमी, यानी असमानताएं जो है, यानी हमें समानता लाना है, असमानता को हटाना है। तो ये किससे संबंधित है? ये 10 से संबंधित है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 की बात करें तो यह है जलवायु कार्रवाई, यानी जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें हम कार्रवाई करेंगे, जलवायु परिवर्तन नहीं होने देंगे। ये है 13वां नंबर का हमारा लक्ष्य। 14वां कौन सा है? जल जीवन, जल में जीवन, यानी कि हमें जो भी समुद्र है उनको सुरक्षित रखना है, जो भी नदियां हैं उनको पॉल्यूशन मुक्त रखना है, ताकि उनमें जल में जो है वो जीवन पनप सके। तो इसके लिए कौन सा है? 14वां है। 15वां क्या है? स्थल पर जीवन, यानी कि हमें स्थल को भी सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, ताकि स्थल में जो जीवन है, जैव विविधता है, वो नष्ट ना हो सके। तो ये क्या है कि 15वां गोल स्थल पर जीवन से, 14वां जल में जीवन से, और 13वां जो हमारा लक्ष्य है वो जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। और ये 10वां जो है हमारा वो है कौन सा है? असमानताओं में कमी लाने से संबंधित है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया। वो कितने हैं? देखिए अभी हमने चर्चा की थी, कितने हैं वो? 17 है और 2030 तक पूरा करने का हमें ये लक्ष्य रखना है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो ये किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए अभी हमने ऊपर देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की में रैंकिंग बनाई जाती है। वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जाना जा सके कि कौन सा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस स्थिति पर है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो इस विकास को क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। सतत विकास का ये प्रयास है कि अभी ही सारा कुछ नष्ट नहीं करेंगे, भविष्य के लिए भी उसको रखेंगे। यहाँ पर देखिए लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख एवं अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई में से सतत विकास का लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष का जो अनुसंधान है, ये सतत विकास लक्ष्य जो हमारे 17 हैं उनमें इसकी बात नहीं की गई है। बाकी देखिए भूख को हटाना है, लैंगिक समानता लाना है, जल में जीवन है, हमने अभी ऊपर देखा, और स्थल में जीवन है, इन सबको सुरक्षित रखना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भाग हैं, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान ये इसका भाग नहीं है। पर्यावरण के लिए जो विश्व का दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व में यानी विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकृतिक पूंजी, तो प्राकृतिक पूंजी में क्या है? जैसे वन है, जल है, खनिज हैं जो हमारे, ये सब हमारी क्या है? प्राकृतिक पूंजी है, क्योंकि प्रकृति ने हमें ये सारा प्रदत्त किया है। भाई वन है, प्रकृति ने दिया है। हमारे यहाँ खनिज है, लोहा निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, ये सारा का सारा जो है, तो ये भी क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हमें प्रदान हो रहा है। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि प्रकृति इसको हमें प्रदान करती है। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया क्या? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो था फ्रेंड्स, फिर इसी के बाद में, जैसे 1972 में हमने शुरू किया, 1972 में शुरू करने के बाद से प्रकृति को बनाए रखने के लिए या सस्टेनेबल विकास के लिए हम बार बार आयोजनों को करते रहे। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो था ये 1972 में आयोजित किया गया था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसमें देखिए, अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि सौर विकिरण की भूमिका सिर्फ जल चक्र में है। ये प्रश्न वहाँ पर आया था कि सबसे ज़्यादा भूमिका किस में है, तो जल चक्र में है, क्योंकि सूर्य निकलता है, गर्मी होती है, भाप बनती है, और उससे भी क्या होती है? फिर वर्षा होती है। इसी के साथ साथ में और भी जो प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य से ही सारा कुछ चल रहा है। जैसे सूर्य निकलेगा तो उससे क्या होगा कि जो पेड़ पौधे हैं भोजन बनाएंगे, उसी भोजन को मनुष्य खाएगा, अन्य जानवर खाएंगे, उनके पोषण के लिए होगा। तो प्रकृति में यानी पृथ्वी में जो पूरा जीवन का संचार हो रहा है वो किससे हो रहा है? सूर्य से हो रहा है। और सूर्य या सौर विकिरण या सौर ऊर्जा का जल चक्र में बहुत बड़ा योगदान है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी में, यानी कि हमारे वातावरण में जितनी नमी होगी, यानी बरसात के सीजन में वायु में ज़्यादा नमी रहती है, बादल रहते हैं, इसलिए वर्षा ज़्यादा होती है। गर्मी में वही नमी नहीं होती है तो बारिश नहीं होती है। पर्यावरण के लिए एक नीरी संस्था बनाई गई, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। तो नीरी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है नागपुर में, और नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। और नीरी की जो स्थापना है ये 1958 में की गई थी। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास हमारा होता रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण की रोक और प्रदूषण में नियंत्रण करना, और इसी के साथ साथ में निर्धनता को घटाना। अब देखिए, यदि निर्धनता ज़्यादा होती है तो जो रिसोर्स होते हैं उस रिसोर्स का जो यूज किया जाता है वो बहुत ही अलग ढंग से किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण की हानि होती है। इसलिए जैव विविधता होनी चाहिए, प्रदूषण का रोकथाम करना, नियंत्रण करना चाहिए, और जो निर्धनता है उसे भी घटाना चाहिए। ये सतत विकास के में ये आवश्यक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है फ्रेंड्स वो किया गया था रियो डी जेनेरियो में, रियो में किया गया था। और ये कब किया गया था? ये देखिए 1992 में। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये
आया था 1992 में। अब देखिए अभी हमने देखा था कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था? 1972 में आया था। और 1972 से +20 करिए, तो +20 करने पे हमें 72 से हमें क्या मिल जाएगा? 1992। तो 1992 में फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन हुई थी ये 1972 में, और 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। ब्रंटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन किया गया था 1987 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स वो है 1989 में। 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, और द लिमिट टू। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों का नाम क्या दिया गया? तो देखिए जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमको मालूम था कि ये 1992 में हुआ था। अब इसमें से एक एजेंडा 21 लागू किया गया था। एजेंडा 21 में कुछ ऐसी चीज़ें करनी थी प्रत्येक कंट्री को जिससे कि पर्यावरण अच्छा हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो रियो 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट ये शीर्षक था रियो 20 का। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है, पूरा गैसों का समूह है, वो वायुमंडल कहलाता है। और वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है कि किसी भी निकाय में कई चीज़ें मिल जाएं किसी बिना अनुपात के, तो उसे हम कह देते हैं मिश्रण। लेकिन अगर हम वहाँ यौगिक की बात करें तो यौगिक में क्या होता है कि चीज़ों का एक निश्चित अनुपात मिलता है। जैसे कि हम जल की बात करें तो जल को हम मिश्रण नहीं कहेंगे, यौगिक कहेंगे, क्योंकि ये H2O जो है इसका एक उसमें निश्चित अनुपात मिला होता है। और ये जो गैस है, ये गैसों में देखिए वायुमंडल में जो परसेंटेज है वो कितना है? ये 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। आर्गन है 0.93। ये अधिकांशतः पूछता है कि तीसरे नंबर की गैस कौन सी है वायुमंडल में, तो 0.93 ये आर्गन गैस है। कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.038। ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर मात्रा है कि वायुमंडल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो नोबल गैसें हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या होती हैं नोबल गैसें ऐसे होती हैं जो कि रिएक्शन नहीं करती हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडान जो है ये क्या है? एक नोबल गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है सामान्यतः, क्योंकि ये जो हमारे सारे घटक हैं जैसे हमने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और तो इनसे ये थोड़ा सा अलग होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी है? नाइट्रोजन की, हमने देखा 78% है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे यदि समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन कब? जब वो अपना भोजन बनाते हैं। तो यानी कि जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो श्वसन में वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन जब वो अपना भोजन बनाते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, यानी कि वायु प्रदूषण पौधों का कार्य नहीं है। वायु प्रदूषण के साथ साथ में पौधे ध्वनि प्रदूषण को भी रोकते हैं और जो धूल का प्रदूषण है उसे भी पौधे रोकते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो ये जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जुड़ती है? हम श्वसन क्रिया करते हैं उससे जुड़ती है। और दूसरी बात, जैव पदार्थों का अपक्षय होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, और ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। उसके मूल रूप कौन से हैं? तो कार्बन देखिए बहुत रूपों में पाया जाता है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट जो है वो इसका मुख्य रूप है जिसमें ये पाया जाता है। और हमें मालूम है कि कठोर धातु भी है हीरा, और कार्बन का ये जो ग्राफाइट रूप है ये जैसे पेंसिल है इसमें पाई जाती है, ये सुचालक रूप में कार्य करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाती है या फिर कम होती है, तो ये किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अभी हमने इसके पहले डिस्कशन किया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो कि चट्टानों के सूक्ष्म कणों के रूप में परिवर्तित करती है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं अपक्षय। अपक्षय का मतलब ही है कि चट्टानें हैं, जैसे चट्टानों में भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके कारण वो छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय की क्रिया से ही मृदा का निर्माण होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, ये है जिनेवा में। और विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय ये लागू कब हुआ था, 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव, अब इसमें देखिए अभी के हिसाब से ये पेटेरी टलास हैं और ये समय समय पर बदलते रहते हैं, तो इनको हम अपडेट करेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष ये उसी तरह से है कि ये बदलते जाएंगे। और यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पे है फ्रेंड्स, केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में, ये देखिए 2024 में के मध्य ये प्रस्तावित है। तो ये कहाँ होना है, ये केन्या में होना है फ्रेंड्स, ये नैरोबी में होना है। तो ये 2024 में होगा ये, और ये कहाँ पे होगा, केन्या नैरोबी में। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का छठा सत्र जो है इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी, 1972 में। और मुख्यालय कहाँ पर हमने देखा, केन्या नैरोबी में। यूएनईपी कार्यकारी निदेशक हैं ये, अभी जब ये किताब छपी तब के हिसाब से ये इंगर एंडरसन है। ईपीए का पूर्ण नाम क्या है फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ये क्या है, ईपीए, इसका ये पूर्ण नाम है। यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, और तो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल या सम्मेलन दिए हैं और उसके साइड में हमें दिया है कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है संबंधित है बायोसेफ्टी से, बायोसेफ्टी से संबंधित है कार्टाजेना। स्टॉकहोम सम्मेलन ये अनवरत जैविक प्रदूषण के रोकथाम के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है कि ओजोन परत संरक्षण, मतलब कि ओजोन परत जो है उसका संरक्षण हो, इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसके तहत ये काम किया गया कि जो भी ऐसे प्रदूषण जो कि अधिकांशतः रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलते हैं तो वो कम से कम हो जाए, ताकि हमारा जो ओजोन है वो सुरक्षित रह सके। ओजोन क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है ताकि मनुष्य को उसकी हानि न पहुंचे। और उसकी हानि से क्या है कि मनुष्य के शरीर में या फिर जीव जंतुओं के शरीर में जो स्किन कैंसर है उसकी समस्या होने लगती है। ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा क्या कहलाता है, ग्रीन वॉश कहलाता है। यह ग्रीन वॉश इंगित करता है। ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो अभी हमने इसका फुल फॉर्म भी ऊपर देखा था। तो देखिए ईपीए जो है ये कई तरह से पूछा गया। कैसे पूछा गया, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया, दूसरा ये पूछा गया कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई। और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, इसकी स्थापना जो है वो 1970 में की गई थी। 2 दिसंबर 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका जो काम है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना इसका है। NEAA से आशय क्या है, देखिए फिर से फुल फॉर्म पूछ रहा है। NEAA इसका जो आशय है यानी कि फुल फॉर्म है वो है नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, ये है एम्स्टर्डम में। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ये क्या है, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन यानी कि NGO है एक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, एम्स्टर्डम में है। यानी ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है और ये एक NGO है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो संबंधित हैं किससे,
पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण से, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट उसको इको मार्क तब दिया जाएगा जब वो प्रोडक्ट कैसा होगा, इको फ्रेंडली, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसे हम इको मार्क दे देंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 में 91 से दिया जा रहा है क्या, इको मार्क प्रमाण पत्र। अभी हमने देखा इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। और पर्यावरण अनुकूलित जो भी सामग्रियां हैं, उपभोग की जो उत्पाद हैं, उन सभी को चिन्हित करने के लिए इको मार्क दिया जाता है। देखिए कई तरह से प्रश्न पूछता है। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है, भूमि की इस प्रकार उपयोगिता या इस प्रकार उसका उपयोग किया जाना कि उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, इसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जो आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी उपयोगी हो। इसी प्रकार से जो धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो है कि भूमि का ऐसे उपयोग कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे ताकि वो अगली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी हो सके, इसे ही हम कहेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। कब से ये चल रहा है, ये 2014-15 से चल रहा है। भारत में हरित कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने का राज्य जो है या फिर कहाँ से प्रारंभ हुई, तो वह है पंजाब से। पंजाब ने सबसे पहले ग्रीन हाउस फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया या फिर उसने इसमें पहले काम किया। कथन और कारक दिए गए हैं। कथन में है देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। कारण है इसका, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा जो कारण है यानी आर है वो कथन की सही व्याख्या करता है। अभी देखिए इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सूचक है, मतलब कि जो भी नेचुरल रूप से पौधे उगते हैं वो जलवायु के हिसाब से उगते हैं। जैसी जलवायु होगी वैसे ही वहाँ पौधे उगेंगे, तो वहाँ की वनस्पति किसके अनुकूल होगी, जलवायु के अनुकूल होगी। फिर अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनको जल ज़्यादा चाहिए, जलप्रिय हैं, तो वो कहाँ पे होंगे, आर्द्र जलवायु में होंगे। तो दोनों सही हैं और ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, किसके लिए, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। यानी कि नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है, इससे संतुलन बिगड़ेगा, विकास जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा और पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचता है, जैव विविधता भी इससे कम होती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था वो कौन सा है, देखिए, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंग के रूप में। यानी कि जो ये अधिकरण लाया गया, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 जो लाया गया था, तो ये लाया गया था हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 हमें ये अधिकार देता है कि हमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल का अधिकार है। जिस प्रकार से जीवन का अधिकार है, तो जीवन की अधिकार के लिए या फिर जीवन की गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए ये भी अधिकार है हमें कि हमें क्या चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। तो ये इसी को देखते हुए ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 बनाया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। अब एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो जैसे यहाँ पर ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आया, तो ये तो हमें पता चल गया कि इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो इसको आप नेट करके, गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो उसके अध्यक्ष होंगे वो आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत कब की गई थी, तो ये 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, WM एडम्स। WM एडम्स जो है वो हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक कौन है, रेचल कार्सन। यानी कि पुस्तक का क्या नाम है, साइलेंट स्प्रिंग। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक
रेचल कार्सन। आमतौर पर समाचार पत्रों में रियो +20 सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? वो है धारणीय विकास से। देखिए, हमने रियो सम्मेलन देखा था, इसके पहले हमने स्टॉकहोम देखा था जो कि 1972 में हुआ। इसके बाद हमने 1992 में देखा जो कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। इसके बाद में हमने इसका, देखिए ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो गया, इसका +20 यानी रियो +20, क्योंकि ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो रियो डी जेनेरो में जो हुआ था 1992 में, उसमें हमने +20 किया। तो ये जो है, ये जो सम्मेलन हुआ फिर से, तो इस सम्मेलन का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। रियो शिखर सम्मेलन, देखिए ये आया ना फिर से, 1992 का जो एजेंडा 21 है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? वो सतत विकास से संबंधित है। तो वैसे भी देखिए, सतत विकास जो है, जिसको हमने पहले भी देखा था, तो सतत विकास के लिए ही ये रियो के जो है वो सम्मेलन किए गए थे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। देखिए, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, तभी इसको रियो +20 कहा गया। हमने देखा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 92 में हुआ, और इसको फिर +20, आप +20 करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 2012। तो 2012 में जब दोबारा हुआ तो इसको हमने रियो +20 कहा, और ये रियो +20 कब हुआ? रियो डी जेनेरियो में 2012 में संपन्न हुआ था। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। तो इसका सृजन देखिए, ये रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था रियो +20, वहाँ पर किया गया था, और ये संधारणीय विकास से ये संबंधित था। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी सम्मेलन +5, तो देखिए 1992, और यहाँ पे +5 आप करिए तो कितना आया? 97। तो रियो +20 कितने में हुआ? 1997 में हुआ है। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं? रियो +5। यह पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। और ये आयोजन कहाँ हुआ इसका? तो आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क में। तो हमने देखा कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 +5 किया हमने, तो रियो +5 या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 बना, जिसका जो आयोजन था वो न्यूयॉर्क में किया गया था। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, जिसको कहते हैं क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजन किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसको कितनी बार पूछा गया है, तो देखिए ये यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसकी 20वीं वर्षगांठ। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हमने देखा था कि कितने में हुआ था? 1972 में हुआ था। इसकी 20वीं वर्षगांठ 1992 में हुई, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तहत या उसके रूप में हमने मनाया, और उसी में हमने एजेंडा 21 को निर्धारित किया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए ज़मीन पे नहीं लग पाते हैं क्योंकि जब उनको उखाड़ते हैं, प्रतिरोपण करते हैं, तो उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मतलब कोई पौधा है, अगर हमको उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाना है, तो जब उखाड़ेंगे, अगर उसके मूल रोम यानी जड़ों के जो जड़ हैं उनकी, अगर वो नष्ट हो जाएंगी तो वो दूसरी जगह प्रतिरोपित नहीं होगा, दूसरी जगह वो नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है। जो मूल रोम जड़ें जो होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोसा भित्ति होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। क्यों चिपके रहते हैं मूल रोम? क्योंकि उनमें पेक्टिन रहता है। मतलब जो जड़ें हैं, वो जड़ें जमीन में मृदा से, मिट्टी से चिपकी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पेक्टिन पाया जाता है। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय क्या है? अपकर्षण मतलब डिग्रेडेशन होगा। तो देखिए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन को ही पर्यावरण अपकर्षण मतलब डिग्रेडेशन, यानी कि किसी अच्छी चीज का बेकार होना। तो पर्यावरण में क्या होगा भाई? उसकी विविधता कम हो जाएगी या अन्य चीजें उसमें नुकसान होगा, जिसे हम पर्यावरण अपकर्षण कहेंगे।
पर्यावरणीय संतुलन से संरक्षण से संबंध पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो ये है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति, ये सारी की सारी संबंधित है किससे? पर्यावरण के संतुलन से। यानी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हमने वन नीति बनाई, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को इंट्रोड्यूस किया और औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति में भी काम किया या शिक्षा नीतियां भी बनाई ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। यहाँ पर देखिए कुछ सही कथन दिए गए हैं, जैसे कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य है। यानी कि यहाँ पर ये है, प्रश्न आया होगा कि एनजीटी किससे संबंधित है, कैसे? तो एनजीटी को हमने देखा कि ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है। और देखिए ये जो न्यायालय हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो सीधे सीधे न्यायालय चले जाते हैं, तो न्यायालयों के भार बढ़ जाता था उनके मुकदमा सुनने का, तो एनजीटी बना दिया गया है। इससे बाकी जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो न्यायालय के पास में थोड़ा कम जाएंगे। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो कौन काम करता है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक पर्यावरण जो अभी हमने GEF देखा यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इसकी जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी। और ये जो GEF है ये फंड भी रिलीज करता है ताकि पर्यावरण के जो काम है वो किए जा सकें। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों की निधि उपलब्ध कराता है ये GEF। देखिए जो अभी हमने बात की थी कि GEF जो है वो फंड भी करता है, तो UNFCCC के तहत जो काम होने होते हैं उसको GEF जो है वो कुछ फंड प्रोवाइड करता है। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी SCCF की स्थापना कब हुई थी? तो COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी का यहाँ अध्यक्ष का नाम है, देखिए तो ये कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज है, लेकिन ये बदलते रहेंगे तो आप इनको गूगल कर सकते हैं। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा है, तो ये पलाची माड़ा जो एक गांव है ये केरल का है। यहाँ पर क्या हुआ था कि कोका कोला कंपनी ने अपना एक प्लांट लगाया था और ज़मीन से बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल लिया था। इससे क्या हुआ था कि यहाँ की जो ज़मीन का पानी था वो एकदम पॉल्यूटेड हो गया था। तो ये केरल का जगह है ये पलाची माड़ा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी कि EPA को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं छाता विधान। वर्ष 1972 के स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। तो भारत सरकार ने क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। मतलब कि स्टॉकहोम सम्मेलन में जो कार्यनीतियाँ बनाई गई उनको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, उनको कार्यान्वित करना है, तो उसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। इसका गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। तो ये नाम बदलने से है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति इसका नाम रख दिया गया है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वो है मिश्र सस्यन, कार्बनिक उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिककारक जो पौधे हैं उनको लगाना और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का उपयोग। यानी कि भारत में जो कृषि पर्यावरण है उसको अनुकूल बनाना है, तो क्या करें हम? मिश्र सस्यन मतलब मिश्रित खेती करें। कार्बनिक उर्वरक जो हम उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं वो कार्बनिक उर्वरक प्रयोग करें, क्योंकि कार्बनिक उर्वरक से जो मिट्टी है उसकी उर्वरता नष्ट नहीं होती है। और जो नाइट्रोजन यौगिकरण पौधे हैं जो कि नाइट्रोजन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनका भी यहाँ उपयोग किया जाना चाहिए। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है?
ये है मसानोबु फुफुका। तो ये मसानोबु फुफुका ये जापान के हैं और इन्होंने प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किया, यानी कि प्राकृतिक कृषि कैसे की जा सकती है या कैसे की जानी चाहिए उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किसने किया था? ये ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का प्रबंध किया था, जिसमें इसने लोगों का रिक्रूटमेंट किया था। विकास का वो पक्ष जो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष की चर्चा में सम्मिलित नहीं था, वो था राजनीति एवं विकास। यहाँ पर कथन और कारक दिए गए हैं। कथन है फ्रेंड्स, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है और कारण है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है कि ए जो है सत्य है और यहाँ पर जो आर है ये गलत है। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर फिर उसका उत्तर का चयन करना था। तो यहाँ पर देखिए उत्तर का चयन इस प्रकार से है कि वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हालांकि देखिए ये जो बड़े बड़े पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आईएएस में आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन होता है। यदि आप इसको पूरा न भी अगर समझ पा रहे हैं तो इसके जो छोटे पॉइंट्स हैं उनको अगर आप समझते हैं तो उतना ही आपके लिए बहुत होता है। और उसी में देखिए एक पॉइंट ये भी था कि ये वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दोनों कथन सत्य थे, तो इस प्रकार से प्रश्न था। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो अब पहला वाला अपना टॉपिक था उसको खत्म कर लिया है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा ये रहेगा पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में फ्रेंड्स लेके आएंगे। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।